हाँ, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है टेस्टिंग लैब्स एंड द पायलटिंग लैब्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ सियालकोट. First of all, we would like to tell you the what are the industries in Sialkot area and which industries are working. Uh, we will discuss the only key industries. Otherwise, there are many other industries other than this slide. Then we will let you know the types of industrial pollutants. जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सियालकोट में, जाहिर है हर इंडस्ट्री का अपना एक कोई वेस्ट होता है. तो हम लोग ये भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि ये जितना भी इंडस्ट्रियल जोन है आपका सियालकोट एरिया का, इसमें जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट, उनकी जितना वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए और वो वेस्ट है क्या क्या, कितनी टाइप्स का वेस्ट है और उसको कैसे मैनेज करना है. थर्ड वन इज द रोल ऑफ टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी. बेसिकली जितना भी इंडस्ट्री होती है इसका एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है और एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है. क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका रोल ये होता है कि जितनी भी इन हाउस टेस्टिंग है वो उसको परफॉर्म करता है. जितनी भी हमारी प्रोडक्ट बन रही होती हैं या रॉ मटेरियल इन हो रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, उन सब को टेस्ट करना उसका रोल है. लेकिन यहाँ पे टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी का जिक्र पहले किया गया है क्योंकि जितनी भी सियालकोट की इंडस्ट्री है ये आप सबको, हम सबको पता है कि ये ज्यादातर इसमें से जो हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं और एक्सपोर्ट के लिए एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग या एक न्यूट्रल बॉडी टेस्टिंग की जरूरत महसूस होती है. तो इस तरह से ये टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी सियालकोट में एक अवेलेबल है. बेसिकली ये लाहौर में बेस्ड है लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस, एक ब्रांच जो है सियालकोट में और एक कराची में अवेलेबल है. और इसकी डिटेल में अगली स्लाइड में बताऊंगा कि ये टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी किस तरह अपना फंक्शन प्ले कर रही है और क्या क्या इसके रोल्स हैं और किस हद तक ये रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. क्योंकि मैंने शुरू में जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स यहाँ पे हैं सियालकोट में बहुत सारे और उनकी डिटेल भी हम लोग शेयर करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो इसलिए जरूरी है कि इसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्री मौजूद है सियालकोट जोन के अंदर, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, उनका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है. तो वेस्ट वाटर का जनरेट होना और उसका फिर हैजर्डस होना सबको इस चीज का पता है. और ये वेस्ट वाटर जो है किस तरह से हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ऐड अप हो रहा है और ये किस तरह से इसको हम ट्रीट करके इसको हम नॉन हैजर्डस फॉर्म में बना सकते हैं, इसकी नीड कितनी है वहां पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन we'll discuss about the incinerators. This is the equipment which is used for the incineration of the solid waste basically, to some extent in the liquid waste as well. जैसे कि आपके जो सॉल्वेंट्स हैं उनको भी यूज किया जाता है इंसिनेटर्स में फॉर द इग्निशन ऑफ द फायर. और इनकी कितनी जरूरत है उस इंडस्ट्रियल एरिया में और अभी इस वक्त तक कितने हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. देन इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है उनका रोल क्या होता है आमतौर पे, वो डिस्कस करेंगे. इसके बाद रोल ऑफ पायलटिंग लेबोरेटरीज. दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन के पायलटिंग लेबोरेटरीज क्या होती हैं, उनका रोल क्या है और इस वक्त इनकी जो नीड है वो किस तरह से एड्रेस की जा रही है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो मैं जो है अब इस वक्त डॉक्टर नबीला नूर को जो है हैंड ओवर करता हूं कि वो थोड़ा सा सियालकोट की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर उसके बाद हर इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं चीजें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि फिर हम आगे मूव करें कि उन पोल्यूटेंट्स को फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से उन पोल्यूटेंट्स को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं और उसकी मिटिगेट कैसे कर सकते हैं. So over to you, Dr. Nabila. Please address the Sialkot industries and their pollutants. Thank you so much, sir, for letting me have this opportunity to explain the various industries of the Sialkot and topic under discussion. As we all know that Sialkot is the 13th most populated area of Pakistan, and it is known by its entrepreneurial spirit, and it is the most industrialized city of Pakistan. And in last 3 decades, it has been industrialized, urbanized so much to an extent that it share a major profit or major share of the export
companies or export-oriented economies of Pakistan. It also make a golden triangle with the associated cities like Gujranwala and Gujarat. So a number of major industries which are resident in the Sialkot, or they are mainly involved in the export business. They are textile industries, as we all know. Textile and sport goods are also exported from Pakistan at a very huge pace. And similarly is that of the leather goods, surgical tools. Surgical tools is also the main concern, or the main industry that is, the Sialkot is a hub of, which is involved not only in the national business but also in the export business, sharing a huge economy of Pakistan. In addition to the surgical tools, cutlery industry and rice mills are also the basis of the Sialkot, in addition to that of the Gujranwala, Gujarat, and associated cities. So, in turn, this city may share a lot of proportion of the economy of the export of the Pakistan. So, it's a major highlighted city, and it was the major city before the Lahore take on. Similarly, as with every pros there comes the cons. As I was saying that with every pros there comes a con, or for everything we have to pay the cost for. Similarly, as the Sialkot is highly industrialized and is sharing a high economic burden of our country, similarly it's produce a lot of waste in forms of various types. Most of all, let's talk about this waste step by step. First of all, it's the liquid waste. If we see about the liquid waste, most of the tanneries or the leather industries, including our textile mill, they directly effluate their liquid waste into the soil, making the soil fertility at the state. Most of all, to be highlighted, mostly the tannery industry or the leather industry, जितने भी उनके जो भी high ऑर्गेनिक कंपाउंड के वाटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली सॉइल में जो है फ्लुएंट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी या सॉइल की जो क्वालिटी है दैट इज बीइंग अफेक्टेड हाईलाइटली. उसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिक्स या मेटल्स की कॉन्टेमिनेशंस हो रही हैं, दे इंक्लूड मेजरली कैडमियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम एंड क्रोमियम एक्सेट्रा. क्योंकि हमें पता है सियालकोट की जो सॉइल है दैट इज हाईली फर्टाइल. Because of this liquid waste directly being affiliated into the water or the soil, it is highly affecting the fertility of the land also. Secondly, it's the solid waste. Solid waste can be byproduct or the wasted products or any raw material that has been wasted during the production, and that also goes directly over the lands, causing a huge of the huge of the waste to the soil also. And if we see that there is a huge gap between the waste production and the waste management, causing a burden of approximately 260 ton per kg of the waste it produced on the daily basis by the Sialkot city itself. So it also highlights a very high need to manage this waste. Coming towards the chemical waste, top of the list, if we see about the chemical wasted, they are not only the textile industry or the tannery industry, it's also the textile with the colors and the chemicals, or the cutlery industry. The different chemicals they use in the production processes, they're also just send it into the direct water or the gland water without being neutralized or without being managed before it should be sent it into the water. Apart of that, that is a very common pollutant which is not given a much heat to in Pakistan, is the noise pollution. It's a very high alarming time for us कि noise pollution को पाकिस्तान में इतनी concentration नहीं दी जाती, but because it's highly industrialized, urbanized city, so it also have a very high scale of noise pollution because of the machinery or any type of generators that are going around in the industry, causing a huge of the noise pollution that also need to be managed on the large scale. Next is the air pollutant. Of course, as the cutlery industry works, port industry works,
or any other textile industry works, they also produce air pollutants because they have various burners or generators or fuel with which they are working. The byproducts are also directly emitted into the air, increasing the carbon monoxide or nitrogen oxide levels in the air, thus making these cities very unhealthy and vulnerable to the health of a community. Lastly, it can be solid particles or the carbon particles, that is also the byproducts of many products we are making. So these all industry, apart being very useful to the economy of Pakistan, also day by day increasing the burden of waste on the city. That First of all, we will tell you about the TTI testing laboratory. The all waste generated, all raw materials, all products produced by this industry is tested by the TTI testing laboratory for the neutral testing reports. You know very well that all the industry of the Sialkot, most of the industry of the Sialkot is exporting their goods, especially sports goods, leather goods, and surgical tools and surgical equipment especially. And all these testing tools and the sports are tested in the contact testing laboratory for getting the neutral body testing report. अब जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो अपने इन हाउस टेस्टिंग लैब में तो टेस्ट होते ही हैं, लेकिन जब भी इनको एक्सपोर्ट करना होता है यूएसए में या यूरोपियन यूनियन में या बाहर की किसी मुल्क में, तो इनको एक न्यूट्रल बॉडी टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए होती है, और ये टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये वाला रोल प्ले कर रही है। इसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है बिकॉज दिस इज बेसिकली ISO 17025 accredited lab and this is playing this role. प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर भी ये अपना रोल प्ले कर रही है, और स्पेशली जब इनके जितने भी केमिकल्स आते हैं तमाम इंडस्ट्रीज के, तो इन केमिकल्स की जो टेस्टिंग है उसके लिए भी ये लैब अहम रोल अदा कर रही है। इसके अलावा जितनी भी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, जैसे कि डॉक्टर नबीला ने पिछली स्लाइड में बताया कि नॉइज और लक्स जो है ये दीज आर द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग पार्ट, एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की कंप्लीट फैसिलिटी मौजूद है टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो कि सियालकोट में है। और अगर इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो कराची और लाहौर की जो इनकी लैब्स हैं और उनमें भी ये फैसिलिटी मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये इस इंडस्ट्री को ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जब भी चाहिए होती है तो ये इस लैब से रब्ता करते हैं और यहाँ से ये इनकी ये सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है पूरी दुनिया में वो फिर मानी जाती है। इसी तरह जैसे डॉक्टर नबीला ने लास्ट स्लाइड में बोला कि जितनी भी इंडस्ट्री है वो एक पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रही है, एफ्लुएंट्स हैं हर इंडस्ट्री के, उसमें लिक्विड वेस्ट भी है, सॉलिड वेस्ट भी है और एमिशन वेस्ट भी है, एमिशन टेस्टिंग भी चाहिए होती है। तो ये वाली फैसिलिटी जो वेस्ट वाटर टेस्टिंग के अंदर है वो भी प्रोवाइड कर रही है टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसमें मेजर जो दो टेस्ट हैं वो बीओडी और सीओडी है। बीओडी इज मेंट फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, and these are the basic two tests for which this lab is providing the services, and these two tests are the main parameters of the wastewater testing. If these two parameters are within the limits, then water is safe, and if these two parameters are out of the range and out of the specification, then that water need to be treated, and there should be some resource of treatment of wastewater in the industrial area. We will tell you about the resources of the wastewater treatment plants. We'll tell you about in the next slides, inshallah. Then emission testing is also important. That Dr. Nabila told you that the different chimneys of the industrial zone emitting the different types of gases, even carbon, even carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, हाइड्रोसल्फाइड, ये तमाम गैसेस जो हैं वो चिमनियों से बाहर निकल रही हैं। इसके अलावा हमारे जो जनरेटर्स हैं उनसे भी ये वाली गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम इसको मॉनिटर नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम जितना भी एमिशंस जो है हवा में डाल रहे हैं वो उसका लेवल क्या है। उस वक्त तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि हमारा एयर जो है, हमारी एयर जो है वो कितनी पोल्यूटेंट हो रही है। तो इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का इसको पार्ट बनाना पड़ता है एमिशन टेस्टिंग को। तो
साबित ये हुआ कि जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर जो पार्ट्स हैं वो नॉइज लेवल टेस्टिंग है, लक्स लेवल है, वेस्ट वाटर टेस्टिंग है और एमिशन टेस्टिंग इवन, ये तमाम चीजें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का पार्ट है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शंस लास्ट पे लिखा हुआ है, ये लेबोरेटरी इंस्पेक्शंस का रोल भी प्ले कर रही है। इंस्पेक्शन जो है वो लेबोरेटरी से हट के एक चीज होती है, जो कि जिसको अगर मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँ तो मैं इस तरह कहूंगा कि जो यूजर रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री को, जो कस्टमर्स हैं वो अपनी स्पेसिफिकेशन जो देते हैं इस इंडस्ट्री को, उसके मुताबिक जो प्रोडक्ट बनता है उसको उन स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट चेक किया जाता है, एक ऑडिट किया जाता है, एक इंस्पेक्शन की जाती है, और इस इंस्पेक्शन को करने की अथॉरिटी भी टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी को मौजूद है इसके अंदर। और जिस किसी को इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करवाना होता है उसको इस लेबोरेटरी से रुजू करना पड़ता है। तो इंस्पेक्शंस के अंदर एक और पार्ट भी है जो कि मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं। एक तो होती है कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिसको आप यूजर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट भी है जिनको मीट करना बहुत जरूरी है, वो अगली स्लाइड में भी आपको डिटेल में बता दूंगा मैं। वो ये है हमारी रेगुलेटरी बॉडी और इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी मीट करना जरूरी है। तो टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो वाला रोल भी प्ले करती है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक इनकी प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है, और वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट कहलाती है, उसको कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपोर्ट करते हुए उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपोर्ट कर दी जाती है, उसके साथ जाती है। तो ये चीज इसलिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज हैं टीटीआई टेस्टिंग लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं, लेकिन इसका मियार क्या है ये बहुत जरूरी है एड्रेस करना। ये हम सब ने मिलके इस चीज को देखना है कि क्या ये हमारी जरूरियात को पूरी कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो हम इसके लिए क्या लाइन इख्तियार करेंगे, उसको फिर हम लोग किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। वो हम जो इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या इंडस्ट्रियल जोन है उसके लोग जो हैं वो मिल के इस चीज को डिसाइड करेंगे कि इस लेबोरेटरी को उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक और इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है, वो इसको करना जरूरी है। तो ये इसके अलावा जो एक जो अभी मैंने तमाम वो आपको बता दिया कि टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो म्यार है वो क्या है। देन विल कम टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंडस्ट्रियल जोन को होती है, लेकिन इसके लिए आवाज कोई भी नहीं उठाता। और मैं समझता हूं कि इस चीज को एड्रेस मैंने इस स्लाइड शो में इसलिए किया है कि हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, चाहे वो सियालकोट के हैं, चाहे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के, हमें सब मिलकर इस चीज पे काम करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज सो मच हैजर्डस कि इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ये कहां तक पेनिट्रेट कर रहा है, हमारे 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 खून तक जा रहा है ये चीज, और ये हम लोगों को इस चीज का एहसास है। और इंशाल्लाह ताला विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम मिल के इस चीज का इसको हम करेंगे। और जो स्पेशली सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना बहुत जरूरी है, ताकि इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, वो पाइप्स के जरिए उस इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए, और वहां पे फिर इसको हम लोग ट्रीट करके और उसको नॉन हैजर्डस जोन में ला के उसके बाद उसको हम लोग कास्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फिर आप ड्रेन भी कर सकते हैं अपनी नहरों में, लेकिन इसको ट्रीट करना सबसे पहले जरूरी है। जिस तरह के मैंने इसके अंदर साफ बिल्कुल बोला हुआ है कि लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड वेस्ट, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का लिक्विड वेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड वेस्ट कैसे हैजर्डस है? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, लेकिन वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो केमिकल्स की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकल के दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो उसकी अपना वेस्ट है ना वो उसी तरह रहता है, कैरेक्टरिस्टिक उसके चेंज नहीं होते, और वो उन कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो वाला वेस्ट जो है वो ड्रेन कर दिया जाता है। उसके बाद वो हमारी सब्जियों में और फलों में चला जाता है, और जिससे हमारे दोबारा हमारे लिए नुकसानदेह होता है। Then laboratory waste is very dangerous waste, स्पेशली केमिकल लेबोरेटरी वेस्ट के अंदर हम सबको पता है कि केमिकल्स के अंदर हमारे एसिड्स हैं, बेसिस हैं, इसके अलावा हमारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं बहुत सारे। और हमारा हमारा ये थोड़ा सा अलमिया है कि हमारे जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी जो अपनी लैब्स हैं वो अपनी वेस्ट को मैनेज नहीं कर रही। तो हमें हर हाल में चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करें। आई वुड प्रेफर एंड आई वुड सजेस्ट द होल इंडस्ट्री ऑफ सियालकोट जो है ISO 14000
जो कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, उसके ऊपर पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके लिए सर्टिफाइड भी हों और उसको ट्रू सेंस में उसको अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लागू करें, ताकि लेबोरेटरी का और जितना मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी वेस्ट है उसको उसको मैनेज किया जा सके। देन माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी वेस्ट जो है वो सियालकोट की इंडस्ट्री में भी कम हो, लेकिन जितने भी टूल्स बनते हैं अगर वो स्टीराइल किए जा रहे हैं, स्टीराइल टूल्स हैं जितने भी सर्जिकल, उनके लिए आई थिंक जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती होगी डेफिनेटली, और उसके लिए जितना भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है उसको ड्रेन करना या उसको नालियों में डालना इंतहाई हैजर्डस है हम सब के लिए। तो इसको मिटिगेट करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट जो है उसको सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाता है विद इन द लेबोरेटरी, then it will be drained out to the इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मेन जो उसका कैनाल है या जो भी उसमें डाला जाता है, तो फिर इसके लिए हैजर्डस नहीं रहता। देन सीवेज वेस्ट जो है वो इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है कि सीवेज वेस्ट जो है वो बेसिकली है ही हैजर्डस, उसमें आपके इकोलाई हैं, उसके अंदर आपके साल्मोनेला है, पता नहीं क्या क्या है, वो सारे के सारे हमारे जो हैं उसको ट्रीट करना चाहिए। और ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये सीवेज वाटर को भी ट्रीट करता है, बेसिकली सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को नहीं करता, सीवेज वाटर को भी ट्रीट करता है। और ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस्लामाबाद में है, और ये सीडीए के अंडर है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है। और ये जो आप स्लाइड में पिक्चर देख रहे हैं ये उसकी तो नहीं है, लेकिन ये है कि इस जैसे होते हैं बड़े बड़े जो तालाब की तरह, लेकिन इसके अंदर वो केमिकल्स डाल के उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद नॉन हैजर्डस कर दिया जाता है उसको, और सीओडी के लिमिट में ला के इसको फिर ड्रेन किया जाता है या इसको फसलों में काश्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वुड रिकमेंड the all industries that they should work on this liquid waste water treatment plant, और उसके लिए हम गवर्नमेंट के से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल जोन जो गवर्नमेंट लेवल पे मैनेज हो रहे हैं उसमें ये वाले प्लांट लगाए जाएं। एंड इन नेक्स्ट स्लाइड आई वुड सजेस्ट दैट देयर शुड बी सम इंसिनरेटर्स। ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पूरे के अंदर बात करूंगा कि इंसिनरेटर्स की कमी है। हमें चाहिए कि हम हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोगों को चाहिए कि इंसिनरेटर्स जो है वो इंस्टॉल करवाएं। और ये मैं नहीं कहता हूं कि हर इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री के अंदर करे, बल्कि मैं समझता हूं एक इंडस्ट्रियल जोन अगर मिल के एक इंसिनरेटर लगवा लेते हैं अपने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंसिनरेटर्स का जो यूज है वो मैंने इसके अंदर नीचे लिखा है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड वेस्ट जो है वो इसके अंदर जाता है और इसके अंदर हम इंसिनरेट कर देते हैं। बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल, ऑल दैट आर इंसिनरेटेड इन दिस इंसिनरेटर। और इसका जो वेस्ट है, कुछ लोगों का ये सवाल होता है जी कि ये वेस्ट तो इसके अंदर चला गया, लेकिन जो धुआं बन गया, कार्बन बन गई, वो भी तो हमारा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी के इंसिनरेटर्स हैं वो धुएं के अंदर से कार्बन पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, H2S को भी ट्रैप कर लेते हैं। जितनी भी हैजर्डस गैसेज हैं वो ट्रैप होती हैं बाकायदा, और ट्रैप होके नॉन हैजर्डस जो गैसेज हैं वो हवा में छोड़ी जाती हैं इसके जरिए। और जो केमिकल लेबोरेटरी सॉलिड वेस्ट है वो भी इसके अंदर हम लोग इंसिनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी सॉलिड वेस्ट जो है आफ्टर द ऑटोक्लेवेशन, आफ्टर द इंसिनरेशन, इट बिकम्स द नॉन हैजर्डस, और ये हम फिर इंसिनरेटर के अंदर डाल के माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को भी हम लोग ठिकाने लगा सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट गवर्नमेंट कि वो हर इंडस्ट्रियल जोन में एटलीस्ट वन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वन इंसिनरेटर शुड बी इंस्टॉल्ड। एंड आई थिंक इसके बाद हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और लास्ट में जो कुछ हमारा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि रोल ऑफ इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरीज, कि हम लोग ये तो बात करते हैं जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, लेकिन जो है गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो काम कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन यह कि हमें इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है उसको पर भी काम करना चाहिए। हर इंडस्ट्री को अपनी इन हाउस लैब्स को डेवलप करे, उसको इस काबिल बनाए कि उसके अपने रॉ मटेरियल और अपनी जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी उसके ऊपर टेस्ट हो सके।
ताकि इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लैब में जाए, किसी न्यूट्रल लैब में जाए, उससे पहले ये अपनी खुद टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सके। तो उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, वेस्ट वाटर टेस्टिंग इवन कर सकते हैं आप लोग, इतना ज्यादा नहीं होता मुश्किल। और इन प्रोसेस क्वालिटी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देन इंस्पेक्शंस हैं, इंटरनल ऑडिट्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं, ये सारे इन हाउस हो सकती हैं। ओनली द एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो आपके एक्सटर्नल बॉडी करती है, अदरवाइज बाकी तमाम काम इन हाउस अपनी ही लैब में परफॉर्म हो सकता है। और हम सबको चाहिए कि हम अपनी अपनी लैब्स को इस काबिल बना दें कि ये तमाम चीजें हो सके। Then lastly, I would like to share some information on the international guideline and national guidelines. Because basically जितनी भी सियालकोट की इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे पहले हमने फरमाया। और इसमें ये होता है कि कंप्लायंस को बहुत अहम रोल है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस और सबसे पहले उससे भी पहले अपनी लोकल रेगुलेटरी बॉडी को कंप्लायंस करना है। कंप्लायंस के बगैर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इसमें सबसे पहले मैंने दो बेसिक बॉडीज है हमारी, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका जिक्र किया है। दैट इज PSQCA, जो कि हमारी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। और हमारी जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है, वो इसके अंडर आती है, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल। This is very important, and I would like to share that only the PSQCA is the national industry and the national regulatory body which is looking after the regulations of the industry. The next one is the basically DRAP, और ड्रैप जो है वो फार्मास्यूटिकल को देख रही है, और MDMCD जो है वो उसका आगे सब्सिडरी है जो कि इसको देख रही है। वो है आपकी जो MDMCD जो है वो मेडिकल डिवाइसेस को देख रही है। मेडिकल डिवाइसेस की जो टेस्टिंग है, आपकी जितनी भी सियालकोट की इंडस्ट्री जो मेडिकल डिवाइसेस बना रही है उसको इससे करना बहुत जरूरी है। इससे ड्रैप से अप्रूवल जरूरी है, उसके बगैर कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज हैं बहुत सारी, जो कि WHO है, FDA है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। और इसकी रेगुलेशन पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट होती जा रही है, और इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो WHO क्वालिफाई हो जाएगी। और बहुत सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लैब्स, वो WHO से क्वालिफाई होने जा रहे हैं। FDA भी एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की जितनी और भी बॉडीज हैं, हमारे की इंडस्ट्री बहुत सारी सिर्फ में ही नहीं जाती बल्कि और मुल्कों में भी जाती हैं, जैसे कि यूरोप के अंदर जा रही है, एशिया के अंदर जा रही है। तो उनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जिसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उनकी रेगुलेटरी बॉडीज के स्पेसिफिकेशंस को देखें, उनके रेगुलेशंस को देखें, और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करें, ताकि हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा हम लोग उसको एक्सपोर्ट में जा सकें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, और इसको हम बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे हम लोग अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करा सकें। ऑलरेडी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और ज्यादा किया जाए। जब हम इन चीजों पे अमल करेंगे, इन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे अमल करेंगे, इंटरनेशनल गाइडलाइन पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट के नंबर 1 पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा लास्ट पे एक मैंने लास्ट पॉइंट था हमारी स्कोप के अंदर, वो था पायलट प्लांट। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि पायलट प्लांट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पे बनाया जाए और उसके बाद उसको फिर मार्केट किया जाए। तो पायलट प्लांट की जो इंपॉर्टेंस है जो वो इस तरह से है कि जब तक हम स्मॉल स्केल पे कामयाबी हासिल नहीं करते, उस वक्त हम कमर्शियल स्केल पे उस प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकते। तो इस साइकिल के अंदर आप क्लियर कट देख रहे हैं कि जो है स्टार्ट इंटरेस्ट जो है यहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले फिजिबिलिटी बनती है। जब फिजिबिलिटी बना ली जाती है तो उसके बाद उसकी असेसमेंट होती है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल दोनों तरह से असेसमेंट करने के बाद उसके ऊपर फिर पायलट प्लांट बनता है। पायलट प्लांट बनने के बाद इसकी पायलट लेबोरेटरी होती है। पायलटिंग लेबोरेटरी का रोल यहाँ पे है असल में, और वहां से फिर फीडबैक आती है कि क्या पायलट प्रोजेक्ट जो था हमारा, पायलट प्लांट सही काम कर रहा है, इसके ऊपर पायलट जो प्रोडक्ट बनाई गई थी स्मॉल स्केल पे क्या वो वर्क कर रही है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो बहरहाल ये है कि ये एक साइकिल है जो ये इस तरह से चलता है। तो इन्वेस्टमेंट तभी हो सकती है जब उसकी फिजिबिलिटी कामयाब हो जाती है। तो पायलट प्लांट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम स्मॉल स्केल के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं
उसकी कामयाबी के बाद ही हमारा कमर्शियल लॉट जो है वो जो है वो कामयाब होता है।